क्वेश्चन है अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के दौरान घटता जाता है क्यों। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है तो अभिक्रिया के वेग में कमी क्यों आती है, अभिक्रिया के वेग में कमी क्यों आती है, ये क्वेश्चन है। तो देखो आप जानते हो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं बेटा, एक होता है अभिकारक और दूसरा क्या होता है उत्पाद। एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। और आप ये भी जानते हैं कि जब कोई रिएक्शन आगे बढ़ता है तो अभिकारक धीरे धीरे खर्च होता है और उत्पाद धीरे धीरे बनता है। जैसे देखो किसी भी रिएक्शन में ये इस तरह से रिएक्शन चलता है। शुरू में जब आप रिएक्शन करवाने के लिए जिन पदार्थों को लेके आते हो उनको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप 1 किलो कोयला लेके आए दुकान से खरीद के, 1 किलो कोयला लेके आए, आप उसको जलाएंगे घर पे ला करके, सेके वेकेंगे या कोई यूज में लेंगे, खाना वगैरह बनाने के लिए यूज करेंगे। तो देखो जो आप कोयला लेके आओगे शुरू में जो कोयला जब आप दुकान से खरीद के लाओगे, जितना भी लेके आओगे, जब तक आप उसको जलाओगे नहीं तब तक वो अपने आप का रहेगा 100%। कितना रहेगा? 100%, है ना। कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। जैसे ही तुम कोयले में आग लगा दोगे, मान लो 1 किलो कोयला तुम लेके आए और आपने कोयले में आग लगा दी, तो आप जानते हो कोयले में आग लगा देने पे वो जलेगा और जल करके काला काला धुआं बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका धुआं बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का धुआं बनाएगा। तो शुरू में अभिकारक 100% है तो उत्पाद बनेगा 0%। क्या बनेगा? 0%, क्योंकि रिएक्शन शुरू नहीं हुआ। लेकिन आप देखोगे जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी, अब आपने कोयले में आग लगा दी तो धीरे धीरे कोयला खत्म होने लगेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगेगी। यानी ये रिएक्शन मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कार्बन प्लस O2 यानी कार्बन का दहन जब करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है CO2। तो आप जानते हो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये अभिकारक है और ये क्या है? उत्पाद। तो जब रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो रिएक्शन में धीरे धीरे कार्बन खत्म होगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे बनेगी। तो समय बीतने के साथ साथ आप देखोगे जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ तो उस समय t बराबर 0 मान लेंगे। t बराबर 0 यानी जब 0 सेकंड समय बीता, अर्थात रिएक्शन आपने शुरू नहीं किया, तो अभिकारक 100% बचा हुआ है, उत्पाद 0 बना है। लेकिन अब पता चला रिएक्शन शुरू हो गया और समय बीत गया 5 सेकंड समय बीत गया, मान लो t बराबर 5 सेकंड, तो आप पाओगे कि अभिकारक धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। पता चला ये बचा 80%। शुरू में 100 लाए थे, 80 बचा और ये बन गया 20%। कितना बन गया? 20%। फिर समय बीता 10 सेकंड तो ये बचा 40% और ये बन गया 60%। फिर समय बीता 15 सेकंड तो ये बचा 10%, ये बन गया 90%। और फिर समय बीता 20 सेकंड तो ये बना 0% बचा और ये बन गया 100%। तो आप क्या देख पा रहे हो? जैसे जैसे किसी भी रिएक्शन में समय बढ़ता जाता है अभिकारक धीरे धीरे खर्च होता जाता है और उत्पाद धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। और कोई रिएक्शन तब तक चलती रहती है जब तक कि अभिकारक जो है वो 0 ना हो जाए और उत्पाद 100% ना हो जाए। जब तक अभिकारक 0 ना हो जाए और उत्पाद 100 ना हो जाए तब तक कोई भी रिएक्शन चलता रहता है। समझे? अब देखो, अब आप जानते हो कोई भी रिएक्शन कब होता है। एक आपका अभिक्रिया का है संघट्ट सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत, टक्कर सिद्धांत भी इसको बोला जाता है, संघट्ट सिद्धांत। ये क्या कहता है भाई? जैसे देखो जब भी आप कोई रिएक्शन करवाओगे तो किसी ना किसी बर्तन में तो करवाओगे, अभिकारक लोगे, अभिकारक को किसी बर्तन में लेकर के डालोगे और रिएक्शन होगा। जैसे समझो, जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है बेटा, एक A है उसमें और एक B है, दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? C और D। तो A और B को तुम क्या बोलोगे? अभिकारक। और C और D को क्या बोलोगे? उत्पाद। अब देखो, अब ये संघट्ट सिद्धांत क्या कहता है कि जब A और B के अणुओं में टक्कर होगी, जैसे मान लो एक बर्तन में तुमने रिएक्शन करवाने के लिए लाके A भर दिया और B भर दिया, तो बहुत सारे A और B के कण इसके अंदर मौजूद रहेंगे। A B एकदम भरा रहेगा बर्तन में A B। तो होगा क्या? तो संघट्ट सिद्धांत कहता है कि जब अभिकारक के अणुओं में टक्कर होती है तो उत्पाद बनता है। यानी जब A और B टकराएंगे तब C और D बनेंगे, तभी बनेगा। बिना टक्कर के जो है उत्पाद नहीं बनता। ये कहती है कॉलिजन थ्योरी, संघट्ट सिद्धांत। अब मुझे खुद बताओ, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा बेटा तो अभिकारक कम होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? जैसे जैसे मान लीजिए A और B, आपने शुरू में A और B को लाके बर्तन में जब भरा तो इसमें मान लीजिए A के 100 मॉलिक्यूल हैं
और बी के 100 मॉलिक्यूल हैं, तो ए और बी के मॉलिक्यूल 100 थे शुरू में। तो जब ए और बी के मॉलिक्यूल ज्यादा थे तो टक्कर ज्यादा हुई होगी शुरू में, और टक्कर ज्यादा हुई होगी तो उत्पाद ज्यादा बना होगा, और उत्पाद ज्यादा बनेगा तो वेग तेज रहा होगा शुरू में। लेकिन आप जानते हो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ा होगा, कुछ समय बीतने के बाद ए और बी में टक्कर हो जाने की वजह से सी और डी बन गए होंगे, तो बर्तन में सी और डी भी तो आ जाएगा। तो पता चला कुछ देर समय बीतने के बाद बर्तन में ए तुम्हारा बचा 50 और बी तुम्हारा बचा 50। अब बताओ 50 ए और 50 बी टक्कर करके उत्पाद में बदल गए। अब बताओ कुछ देर बाद बर्तन में ए 50 बचा और बी 50 बचा, तो बताओ ए और बी के कणों की संख्या कम हो गई कि नहीं हो गई? और कम हो गई तो बताओ ए और बी में टक्कर की संभावना कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और टक्कर अगर कम होगी तो उत्पाद धीरे बनने लगेगा। और फिर कुछ देर बाद और समय बीता तो पता चला बर्तन में ए बचा 10 और बी बचा 10, यानी अब और कम हो गए ए और बी, यानी सी और डी और ज्यादा बन गए बर्तन में। तो आप देख पा रहे हो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, अभिक्रिया चलती चली जाती है, अभिकारक घटता जाता है, उत्पाद बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है तो अभिक्रिया का वेग घटता चला जाता है। क्यों? क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में कमी आती है, अभिकारक की सांद्रता में कमी आती है, और अभिकारक की सांद्रता घटने से बर्तन में अभिकारक के कणों की संख्या घट जाती है, और जब अभिकारक के कणों की संख्या घट जाएगी तो अभिकारक के कणों में टक्कर कम होगी, प्रभावी टक्करें कम होने लगेंगी। और जब अभिकारक उत्पाद में बदल गया, ज्यादातर अभिकारक उत्पाद में बदल गए, तो अब बर्तन में थोड़े अभिकारक बचे, तो उनके बीच में टक्कर की संभावना कम बची, और टक्कर कम होगी तो उत्पाद धीरे बनने लगेगा। इसीलिए जैसे जैसे कभी भी कोई रिएक्शन शुरू में जब चलता है तो तेजी से चलता है, और फिर धीरे धीरे उस रिएक्शन का वेग घटता चला जाता है, क्योंकि उस रिएक्शन में अभिकारक की सांद्रता समय के साथ साथ घटती चली जाती है। और जब अभिकारक घटेगा टक्कर कम होने लगेगी, और उत्पाद तभी बनता है जब अभिकारक टकराता है। कई सारे रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं बेटा, जिसमें क्या होता है कि जब अभिकारक टक्कर कर करके उत्पाद बना देगा ना, तो उत्पाद में टक्कर होने लगेगी और उत्पाद दोबारा अभिकारक बनाने लगता है। तो कुछ रिएक्शंस बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस, यानी अभिकारक से उत्पाद बना और फिर जब बर्तन में ढेर सारा उत्पाद हो गया तो उत्पाद में टक्कर चालू हो गई, और उत्पाद में टक्कर चालू हुई तो दोबारा अभिकारक की ओर भागने लगा रिएक्शन। तो इस तरह से कुछ रिएक्शंस दोनों दिशाओं में होने लगते हैं। ऐसे रिएक्शंस कहलाते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। क्या कहलाती हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा इसका आंसर तुम कैसे लिखोगे कि जब भी रिएक्शन आगे बढ़ता है तो पूछा गया अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के दौरान घटता जाता है, क्यों? तो आप बताओगे कि जैसे जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आगे बढ़ती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता में लगातार कमी आती है। देख रहे हो ना, समय के साथ साथ अभिकारकों की सांद्रता में कमी आती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। तो आपको पता है संघट्ट सिद्धांत के अनुसार उत्पाद तभी बनता है जब अभिकारक के अणुओं में परस्पर टक्कर होती है, और जब जैसे जैसे समय बीतने के साथ साथ अभिकारक के अणुओं की संख्या घटेगी तो बर्तन में प्रभावी टक्करों की संख्या कम हो जाती है। अभिकारक के अणुओं में टक्करों की संख्या कम हो जाती है, और अभिकारक के अणुओं में टक्करों की संख्या कम हो जाने से उत्पाद धीरे बनने लगता है, और उत्पाद धीरे बनेगा तो वेग घट जाएगा। तो शुरू में तेजी से उत्पाद क्यों बना? क्योंकि बर्तन में अभिकारक ज्यादा था, जल्दी टकराए अभिकारक तो उत्पाद बनना शुरू हो गया। अब जैसे ही रिएक्शन आगे बढ़ा तो अब आधा अभिकारक और आधा उत्पाद, उत्पाद के मॉलिक्यूल्स भी बर्तन में आ गए। अब उत्पाद वाले मॉलिक्यूल बताओ अभिकारक को टकराने से रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? अरे जैसे शुरू में जब अकेला बर्तन में ए और बी है तो ए और बी आराम से टक्कर कर रहा है, लेकिन जब बहुत सारे ए और बी टकरा जाएंगे तो बर्तन में सी और डी भी तो बन जाएंगे। अब बताओ बर्तन में जगह जगह सी और डी भी आ जाएगा। अब वो सी और डी ए और बी को टकराने से रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? इसीलिए टक्कर की संख्या कम हो जाएगी ए और बी में, और जब ए और बी में टक्कर कम होने लगेगी तो उत्पाद स्लो बनने लगेगा, उत्पाद स्लो बनेगा तो वेग घट जाएगा। तो बात समझे? शुरू में रिएक्शन का वेग तेज होता है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है वैसे वैसे वेग में कमी आती जाती है, क्योंकि अभिकारक के कणों की संख्या कम होने लगती है, और अभिकारक के कणों की संख्या कम होगी तो अभिकारक के कणों में टक्कर कम होने लगेगी, और टक्कर कम होने लगेगी तो उत्पाद स्लो बनने लगेगा, वेग घट जाएगा। बात समझे? सिंपल एक लाइन में आंसर लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है अभिकारक के अणुओं की सांद्रता में कमी आती है, जिसके परिणाम स्वरूप अभिकारक के अणुओं में टक्करों की संख्या घट जाती है, और जिसके कारण जो है अभिक्रिया के वेग में कमी आ जाती है। सिंपल, समझ गए? चलो
ये क्लियर हो गया हो तो फिर आगे चलते हैं। हमेशा ध्यान रखना है हर एक रिएक्शन इसी रूट को फॉलो करता है। अभिकारक जब आप शुरू में लेके आओगे तो आपने जब तक रिएक्शन शुरू नहीं करवाया तो अभिकारक 100% रहेगा। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ये घटता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, और अभिकारक बर्तन में घटता जाएगा तो टक्करों की संख्या कम हो जाएगी। टक्करें कम होंगी तो उत्पाद स्लो बनने लगेगा, वेग घट जाएगा। बताओ क्लियर है बात? कोई दिक्कत? तो बात समझ में आ गई ना? चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे, है ना? चलो तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बता दो इसको। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण और परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, डी ब्लॉक का क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो परिवर्ती संयोजकता यानी एक से ज्यादा तरह की संयोजकता क्यों दिखाते हैं। यानी हमने बताया था आपको, अभी कल ही हमने चर्चा की थी संक्रमण तत्वों के बारे में, जिसमें ये देखा गया था कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि डी ब्लॉक के तत्व एक से ज्यादा तरीके से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। जैसे आयरन के बारे में, कभी आयरन 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, कभी 3 त्याग देता है। क्रोमियम कभी 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कभी 3 त्यागेगा, कभी 6 त्यागेगा। मैंगनीज कभी 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कभी 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कभी 7 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो एक से ज्यादा तरीके से ये बॉन्ड बनाते हैं, एक से ज्यादा तरीके से डी ब्लॉक के तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। इसी को बोलते हैं परिवर्ती संयोजकता। परिवर्ती मतलब बदल जाना। जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स केवल एक ही प्रकार की संयोजकता दिखाते हैं। जैसे जो क्षार धातुएं होती हैं, ये हलीना करे रब से फरियाद वाला वर्ग, इसमें इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। और ये क्षारीय मृदा धातुएं, बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, है ना, तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो +2 होती है। तो एस ब्लॉक के तत्व केवल सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, लेकिन जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो एक से ज्यादा प्रकार से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, और फिर जो है ऐसी संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है परिवर्ती। क्या कहलाती है? परिवर्ती। तो हमें उसका कारण जानना है कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं, एक से ज्यादा तरीके से इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागते हैं। तो आइए देखते हैं। इसको मिटा दूं? मिटा देगा इसको? तो आप बताओगे मुझे क्यों दिखाते हैं? तो क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती, परिवर्ती मतलब वेरिएबल, परिवर्ती संयोजकता, परिवर्ती संयोजकता ऑक्सीकरण अवस्था भी कहते हैं। परिवर्ती संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था तथा इसी में एक और क्वेश्चन है, तथा अनुचुंबकीय गुण क्यों दर्शाते हैं, क्यों दर्शाते हैं, क्यों दर्शाते हैं, इनका कारण बताना है हमें। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो हमने पिछले ही क्लास में भी डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में बात की है। ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। तो देखो ये जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया बेटा Fe26, आयरन 26 का एग्जांपल मैं लेता हूँ, आयरन 26। तो आप जानते हो आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन, तो आयरन का जब मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा तो कैसे करूंगा? देखो ये मैंने नाभिक बनाया आयरन का, पहला कोष होगा K, दूसरा कोष L, तीसरा कोष M, चौथा कोष N। अब आपको पता है K वाले कोष में 1s उपकोष, L वाले में 2s और 2p, M वाले में 3s, 3p, 3d, N वाले में 4s भी आ जाएगा, 4p भी आ जाएगा, 4d भी आ जाएगा और 4s भी आ जाएगा। ये तो है। अब आयरन में बेटा 26 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो कैसे भरोगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18 और 2 20 और 6 26। यही तो है। अब बताओ आयरन का जो सबसे बाहर वाला कोष है या किसी भी डी ब्लॉक के तत्व का जो सबसे बाहर वाला कोष होता है वो बेटा होता है उसमें अंतिम बाहर वाले कोष में s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास,
सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं डी ब्लॉक के तत्वों का? देखो, किसी भी परमाणु के सबसे बाहर वाले कोश को हम कहते हैं स्मॉल एम। क्या कहते हैं? स्मॉल एम। तो डी ब्लॉक के तत्वों का जो सबसे बाहर वाला कोश होता है, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2। क्या होता है? NH2। और सबसे बाहर वाले कोश के एक कोश नीचे वाले को, सबसे बाहर वाले कोश को n बोलते हैं, उसके नीचे वाले को n-1 बोलते हैं, उसके नीचे वाले को n-2, उसके नीचे वाले को n-3। तो बताओ डी ब्लॉक के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाता है बेटा? n-1 में। अरे यही तो आया है अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d में लौट के, 3d में। तो डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 n-1 d1 to 10, d1 to d10। ये डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो बेटा, एक सिंपल सी बात है कि डी ब्लॉक के तत्वों के द्वारा जो एक से ज्यादा प्रकार की संयोजकता या आक्सीकरण अवस्था दिखाई जाती है, उसका कारण ये होता है कि इनका जो सबसे बाहर वाले कोश का s इलेक्ट्रॉन है, जैसे आयरन की बात करूं तो 4s उपकोश के इलेक्ट्रॉन, और उसके नीचे जो 3d उपकोश का इलेक्ट्रॉन है, ये इन दोनों की ऊर्जा जो है, ऊर्जा में अंतर ना के बराबर होता है, ऊर्जा में अंतर ना के बराबर है। यानी जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, उनके सबसे बाहर वाले कोश के s उपकोश और बाहर वाले कोश से पिछले कोश के d उपकोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा के बीच अंतर कम होता है। जैसे आप जानते हो उपकोशों की ऊर्जा n+l रूल से निकालते हैं। जैसे आपको पता है ऑफ-बाउ नियम क्या कहता है? जिस उपकोश के लिए n+l का मान कम होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे। तो बताओ 4s के लिए बेटा n+l निकालोगे तो n होता है आगे की गिनती, और आपका यानी n+l निकालोगे इसके लिए 4s के लिए तो n का मान हो जाएगा 4, और आपको पता है s के लिए l बराबर होता है 0, p के लिए l बराबर क्या होता है 1, d के लिए l बराबर क्या होता है 2, और f के लिए l बराबर क्या होता है 3। तो बताओ s है तो 4 में 0 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 4। तो 4s के लिए n+l का मान 4 होता है, और वही अगर 3d के लिए निकालोगे तो कितना आएगा बेटा? 3d के लिए निकालोगे n+l, तो 3d के लिए n+l निकालेंगे तो n का मान 3, और l के लिए d का मान कितना होता है? d के लिए l का मान 2, तो 3 2 तो आप कहोगे कि 4s के लिए n+l का मान 4 है और 3d के लिए n+l का मान 5 है, तो 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, और जाता भी है। एकदम सही बात है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, तब लौट के तो 3d में आता है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, जो प्रैक्टिकली ये बात बताने के लिए ये देखा गया कि जो 4s और 3d कोश होते हैं, इनकी ऊर्जा में अंतर बहुत कम होता है। इसीलिए जब आयरन इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कभी भी कोई भी तत्व अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो सबसे बाहर वाले कोश से त्यागता है, यही तो रूल है। तो बताओ आयरन से अगर तुम इलेक्ट्रॉन त्याग करवाओगे तो पहले आयरन कौन से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? 4s वाले, उसके बाद 3d वाले, यही तो रूल है। अगर आप इसका आयरन का मैं क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं, आयरन 26, तो आगे मैं लगा दूंगा आर्गन, उसके बाद 3d 4s, बड़ी वाली गिनती को पीछे करके लिख देता हूं, तो 18, 2 इलेक्ट्रॉन 4s में गए 20, और 6 इलेक्ट्रॉन 3d में आ गए 26। अब आयरन से अगर तुम इलेक्ट्रॉन त्याग करवाओगे तो पहले कहां से निकालोगे? 4s से, और उसके बाद 3d से निकालोगे। अब क्वेश्चन ये है इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागेगा? तो आप जानते हो कोई भी तत्व अपने आप को स्थायी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो आयरन भी तो अपने आप को स्थायी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अब देखो बेटा, ज्यादातर जो तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग केवल बाहर वाले कोश से करते हैं, लेकिन डी ब्लॉक के तत्वों की खासियत ये होती है कि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग 2 कोश से करते हैं। कितने कोश से? जरूरत पड़ने पर ये 4s वाले इलेक्ट्रॉन तो त्यागेंगे ही त्यागेंगे, बाहर वाले कोश के इलेक्ट्रॉन तो त्यागेंगे ही, लेकिन बाहर वाले कोश से एक कोश पहले वाले इलेक्ट्रॉन भी ये बॉन्ड बनाने में भाग दिलवा सकते हैं। इनमें बॉन्ड बनाने में, डी ब्लॉक के तत्वों में बॉन्ड बनाने में 2 कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इसीलिए कभी कभी ये केवल सबसे बाहर वाले कोश से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, और कभी कभी ये बाहर वाले कोश के अलावा एक कोश नीचे वाले कोश से भी इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो 2 कोश के इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, इसीलिए ये परिवर्ती संयोजकता और आक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। बात समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था या संयोजकता क्यों दर्शाते हैं। एक लाइन में आंसर लिखोगे कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, इनमें रासायनिक आबंध बनाने में बाह्य कोश के s उपकोश के इलेक्ट्रॉन और बाह्य कोश से पिछले कोश के d उपकोश के इलेक्ट्रॉन
भाग लेते हैं। तो दो उपकोषों के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं, इसीलिए डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। समझे? जैसे आयरन के केस में आयरन 4s वाले दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके Fe+2 भी बनाता है, और दो इलेक्ट्रॉन 4s से और एक 3d से त्याग के Fe+3 भी बनाता है। तो बताओ दो प्रकार से इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है कि नहीं त्याग रहा है? यही है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। यही क्या है? परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। तो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था में क्या लिखोगे कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों में रासायनिक आबंध बनाने में दो कोष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए जो है डी ब्लॉक के तत्वों में रासायनिक आबंध बनाने में बाह्य कोष के एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन और बाह्य कोष से पिछले कोष के डी उपकोष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, इसलिए डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये होता है परिवर्ती संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने का कारण। और मैं 3D श्रेणी के तत्वों की परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था आपको बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं। जैसे आयरन के बारे में मैंने बताया, आयरन दो तरह की दिखाएगा, एक +2 और एक +3। आयरन के अलावा मैंगनीज इंपॉर्टेंट होता है, मैंगनीज +2 दिखाता है, +4 दिखाता है और +7 दिखाता है। इसके अलावा क्रोमियम इंपॉर्टेंट होता है 24, मैंगनीज होता है आपका 25। ठीक है, तो क्रोमियम 24 +1 दिखाता है बेटा, +3 दिखाता है और +6 दिखाता है। इसके अलावा कॉपर दो तरह के दिखाएगा, +1 और +2। कॉपर +1 दिखाता है और +2, कॉपर 29। कोबाल्ट की बात करोगे, कोबाल्ट 27 कितने तरह के दिखाएगा बताओ? एक +3 दिखाएगा और एक +4 दिखाएगा। +3 और +4 कोबाल्ट की फेमस होती है। तो ये महत्वपूर्ण तत्व हैं 3D श्रेणी के, जिनकी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था मैंने यहाँ पे लिखी है। बाकी डी ब्लॉक में हम इनकी बात कर चुके हैं एक बार डिटेल में। तो बात समझ में आई? तो अगर क्वेश्चन आए डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं, तो आराम से बता दोगे। क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों में बॉन्ड बनाने में दो कोष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, और इन दोनों बाह्य कोष के एस उपकोष और बाह्य कोष से पिछले कोष के डी उपकोष के उपकोष की ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, इसीलिए ये तत्व दो कोषों से इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर सकते हैं, दो कोषों से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, इसीलिए ये दो प्रकार से जो है बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं और परिवर्ती संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। क्लियर है बात? ये कारण था आपके डी ब्लॉक के तत्वों के द्वारा परिवर्ती संयोजकता दर्शाने का। इसी में एक बात और पूछी गई बेटा, अनुचुंबकीय गुण। अनुचुंबकीय गुण बड़ा सिंपल जानते हो, दो प्रकार के पदार्थ मुख्य रूप से हम लोग पढ़ते हैं, एक प्रतिचुंबकीय और एक अनुचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो जाए, ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो जाए। इसका मतलब समझो, जैसे देखो आप क्या जानते हो बेटा, आप ये जानते हो कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जो है ना रोटेट करेगा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन चक्रण करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा? चक्रण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? आवेशित कण। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है भाई? आवेशित कण है ना। और तुम फिजिक्स में क्या पढ़ते हो कि जब भी कोई आवेश मूव करता है तो दो प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अब ये बताओ, अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, और आवेश के चक्रण से दो प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होंगे। तो इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है तो ये कितने प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करेगा? दो प्रकार के। एक तो ये उत्पन्न करेगा बेटा विद्युत क्षेत्र, और दूसरा एक और उत्पन्न करेगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और एक चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र अब देखो, अब होता क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिन पर अगर तुम बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाओ, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाओ तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो जाए, तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं अनुचुंबकीय। कैसे? देखो, तो डी ब्लॉक के ऐसे तत्व जिनके डी उपकोष में D1 to D9 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो होते हैं आपके अनुचुंबकीय। कैसे होते हैं? अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय, या आप कह सकते हो डी ब्लॉक के वे तत्व जिनके डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी उपकोष में कैसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? डी ब्लॉक के वे तत्व जिनके डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको तुम बोलोगे कि वो अनुचुंबकीय हैं। कैसे हैं? अनुचुंबकीय। जैसे एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे अभी तुमसे मैं कह दूं मुझे ये पता करके बता दो, क्या पता करके बता दो? Mn2+ के बारे में बता दो कि ये अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है। कोई भी पदार्थ अनुचुंबकीय तब होगा जब उसके डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, बिना जोड़े वाले इलेक्ट्रॉन, अकेले इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में भरे हुए मिलेंगे।
तो डी ब्लॉक के वे तत्व या आयन जिनके डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं। क्या होते हैं? तो हम चेक करेंगे मैंगनीज +2 अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है। तो बताओ मैंगनीज का परमाणु क्रमांक बोलो बेटा 25। मैंगनीज का परमाणु क्रमांक 25। आगे लगा दोगे आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 3d और यहाँ पे 4s। 18 2 20 5 25 और मैंगनीज के ऊपर 2 प्लस लगाने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो। बोलो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालूंगा? पहले 4s से। कहां से निकालूंगा? तो 4s से दोनों निकाल दो तो बचा क्या? बताओ बेटा आर्गन 3d 5 3d। अब तुम्हें अच्छी तरह पता है डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। डी में ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5। डी कोश में कितने ऑर्बिटल? 5। तो डी वाले के लिए बेटा 5 ऑर्बिटल बनाओगे ऐसे 1 2 3 4 5 4 और ये 5। ये बेटा 3d। अब बताओ मैंगनीज +2 के डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 5। और किस नियम से भरेंगे बोलो? हुंड का नियम। कौन सा नियम? जब तक हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए तब तक आप डबल नहीं करोगे, तब तक आप इलेक्ट्रॉन्स को डबल नहीं करोगे। तो बताओ डी में 5 जब भरोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ मैंगनीज +2 में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 5। 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है कि नहीं है? और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो कौन होता है? अनुचुंबकीय। तो आपसे पूछा गया है कि डी ब्लॉक के तत्वों अनुचुंबकीय गुण क्यों दर्शाते हैं? तो आप सिंपली बताओगे कि डी ब्लॉक के तत्वों के डी कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और डी ब्लॉक के तत्वों के वे आयन जिनके डी कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए Mn2+। तो Mn2+ के डी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो आप बोलोगे कि जो Mn2+ है क्या है बेटा? अनुचुंबकीय। कैसा हो जाएगा? अनुचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय कौन होगा? जिसके डी वाले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुमको मिल जाएंगे वो अनुचुंबकीय होगा। क्लियर? और इसका पता करने के लिए एग्जैक्ट हम चुंबकीय आघूर्ण भी निकालते हैं, याद है ना? म्यू बराबर √n+2। बताओ n क्या होती है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा? कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? 5 ये 5 + 2 5 2 7 और 7 5 35। तो म्यू बराबर √35। √36 का आंसर हुआ 6 और √35 का आंसर होगा 6 से थोड़ा कम 5.9 bm 5.9 m। बताओ जिसका म्यू 0 ना आए वो अनुचुंबकीय। यानी जिसके डी कोश में तुमको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल गए वो होता है अनुचुंबकीय। क्या होता है? अनुचुंबकीय। बात समझे? तो ये अनुचुंबकीय होता है। तो डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय गुण क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि इनके डी कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और वे तत्व जिनके डी कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वे कैसे होते हैं? अनुचुंबकीय। समझ गए? नोट किया? दोनों क्लियर हो गई बात कि परिवर्ती संयोजकता क्यों दिखाते हैं और अनुचुंबकीय गुण क्यों दिखाते हैं? दोनों बात क्लियर हो गई? चलिए तो आगे बात करें। चलो बता दो। अगला कोई बड़ा फेमस क्वेश्चन है भाई पेपर का। अगला क्वेश्चन तो बहुत फेमस है। एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है लेंथेनॉइड संकुचन। मैंने बताया था जब हमने पढ़ा था ना, मैंने बताया था आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एफ ब्लॉक का। और इसमें दिया भी है लेंथेनॉइड संकुचन। बताएगा कोई मुझे? लेंथेनॉइड संकुचन देखो बेटा क्वेश्चन है लेंथेनॉइड संकुचन। ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक दोनों पढ़ा जाता है बेटा संकुचन। ये देखो ये क्या कहता है? संकुचन का मतलब होता है छोटा हो जाना, सिकुड़ जाना, और लेंथेनॉइड का मतलब है लेंथेनॉइड तत्व। लेंथेनॉइड तत्व आप सीधा एक लाइन में आंसर लिखना चाहो तो वैसे पहले मैं समझा देता हूं तुमको ये मतलब क्या है। देखो आप डी ब्लॉक के बारे में पढ़ के आए हो। अब स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है। ऐसे करते करते स्कैंडियम के बाद कौन आएगा? टाइटेनियम 22 आएगा। टाइटेनियम 22, वैनेडियम 23। ऐसे करते करते मैं जाऊंगा यहाँ लास्ट में तो आएगा जिंक 30। कौन आएगा? जिंक 30। यहाँ आएगा बेटा वाई 39, उसके बाद यहाँ आएगा ZR 40। ऐसे करते करते आगे बढ़ूंगा तो यहाँ लास्ट में आएगा CD 48। उसके बाद यहाँ आएगा बेटा LA 57 और फिर यहाँ पे आएगा HF 72। ऐसे करते करते लास्ट में यहाँ आएगा HG 80।
यहाँ पे आप देखोगे AC 89, उसके बाद आएगा RF 104 और आगे जाओगे तो लास्ट में यहाँ मिलेगा तुमको CN 112। ये डी ब्लॉक इन दोनों के बीच में देखो 57 के बाद 58 नंबर नहीं आया है। 58 से लेकर इनके बीच में देखो लेंथेनम और हाफनियम का जो मामला है, ये 57 है, ये 72 है, इनके बीच में बेटा आ रहे हैं 14 तत्व। कितने तत्व आ रहे हैं? 14 तत्व। लेंथेनम और हाफनियम के बीच में कितने तत्व आते हैं? 14 तत्व। और इन 14 तत्वों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं 4s में। किसमें भरते हैं? 4s में। और इन 14 तत्वों को जो लेंथेनम और हाफनियम के बीच आते हैं, इनको बोला जाता है लेंथेनॉइड। क्या बोला जाता है? लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड बोला जाता है, लेंथेनॉइड। ठीक है। अब देखो लेंथेनॉइड संकुचन का मतलब क्या होता है, समझो बात को। अब ये आकार से संबंधित बात है, तो हमने 11th में भी आकार के बारे में पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में, ये मैंने इस चैप्टर में भी तुमको बताया था। तो आकार का जनरल रूल क्या कहता है? देखो जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक वर्ग है, हा लीना करे रब से फरियाद, करे रब से फरियाद। आपको एक रूल सिंपली पता है, जब आप आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हो, जब आप आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हो तो आकार बढ़ता है। आकार क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती है। कोशों की संख्या बढ़ती है। कोश बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा, कोश बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा। उदाहरण के लिए लिथियम के 3 परमाणु क्रमांक, सोडियम का 11। लिथियम बनाओगे तो बेटा K कोश और ये L कोश, तो K में 1s कोश, L में 2s और 2p। तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, 1s2 तो लिथियम में कितने कोश है बेटा? 2 कोश। और लिथियम के नाभिक में 3 प्रोटॉन, लिथियम के नाभिक में। और आपको अच्छी तरह पता है कोई जो आकार होता है वो नाभिक डिसाइड करता है। अगर नाभिक में प्रोटॉन ज्यादा रहेंगे, अगर नाभिक में प्रोटॉन ज्यादा रहेंगे तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा आकर्षण लगाएंगे, जिससे कि प्रोटॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच लिया जाएगा और आकार छोटा हो जाएगा। आकार छोटा हो जाएगा। तो जैसे 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 लिथियम में है कितने कोश? 2। तुम सोडियम पे आओगे तो सोडियम का परमाणु क्रमांक हो गया 11। ये KLM, K कोश, L कोश, M कोश। K में 1s, L में 2s और 2p, M में 3s, 3p, 3d। तो सोडियम में नाभिक में 11 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब बताओ आपके सोडियम में कितने कोश हो गए बेटा? 3। लिथियम में 2 कोश थे और सोडियम में 3 कोश हो गए। तो जब कोश की संख्या बढ़ जाती है ना तो आकार बड़ा हो जाता है। आकार क्या हो जाता है? बड़ा। ये रूल है। जैसे जैसे तुम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हो तो कोशों की संख्या बढ़ जाती है और आकार बड़ा हो जाता है, क्योंकि नाभिक जो है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर आकर्षण कम लगाने लगता है। क्योंकि जैसे जैसे कोश बढ़ेगा तो आकार केवल बाहर वाले कोश से डिसाइड होता है। बताया गया था आपको, आकार कहां से डिसाइड होता है? बाहर वाले कोश से। अब अगर नाभिक बाहर वाले कोश के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा तो आकार छोटा हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे कोश ज्यादा होने लगेंगे तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर भागने लगेंगे, दूर हो जाएंगे, और फिर नाभिक की सारी ताकत अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों को खींचने में खर्च हो जाएगी और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे नाभिक का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, जिससे कि आकार बड़ा हो जाएगा। तो आकार का साधारण नियम यह है कि ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। आकार क्या होता है? बढ़ता है। यही चीज यहां देखो। ये बताओ जब मैं स्कैंडियम से इट्रियम पे आऊंगा तो आकार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि इसमें कम कोश होंगे, इसमें ज्यादा कोश होंगे। इसमें होंगे 4 कोश, इसमें हो जाएगा 5 कोश, इसमें हो जाएगा 6 कोश, इसमें हो जाएगा 7 कोश। और रूल हमारा यही कहता है जिसमें ज्यादा कोश उसका आकार बड़ा, उसका आकार बड़ा। तो बताओ इनमें से सबसे बड़ा आकार किसका होगा? AC का, क्योंकि इसमें 7 कोश, इसमें 6 कोश, इसमें 5, इसमें 4। जिसमें ज्यादा कोश उसका आकार बड़ा, उसका आकार बड़ा। और एकदम फिट बात है, यहां कोई गड़बड़ी देखने को नहीं मिलेगी। ये छोटा, ये और बड़ा, ये और बड़ा, ये उससे बड़ा। बात समझे? लेकिन जैसे ही तुम इस लाइन में कूदोगे, देखो टाइटेनियम से जिरकोनियम पर जाओगे बेटा तो आकार बढ़ेगा। आकार क्या होगा? बढ़ेगा। तो जिरकोनियम से हाफनियम पर जब जाओगे तब भी तो आकार बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने का आकार बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? तो जब तुम जिरकोनियम से हाफनियम पर कूद के आओगे तो आकार बढ़ना चाहिए, लेकिन देखा ये गया जिरकोनियम और हाफनियम का आकार बराबर हो गया, बढ़ा ही नहीं। बढ़ना चाहिए लेकिन बराबर हो गया, बढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ा? क्यों नहीं बढ़ा? इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि लेंथेनम और हाफनियम के बीच में 14 लेंथेनॉइड आ गए।
कौन आ गया? लैंथेनॉइड। और इन लैंथेनॉइड्स की वजह से हाफ नियम का आकार सिकुड़ के जिरकोनियम के बराबर हो गया, और इसी को हमने बोला लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड तत्वों के कारण हाफ नियम का आकार जिरकोनियम के आकार के बराबर हो गया, जबकि इसको बड़ा होना चाहिए था, और इसी कमी को हमने बोला लैंथेनॉइड संकुचन। अब मैं तुमको समझाता हूं कैसे। पहले मैं जिरकोनियम को बनाता हूं। देखो, जिरकोनियम के नाभिक में बेटा मिलेंगे 40 प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन मिलेंगे? 40। Zr का परमाणु क्रमांक 40। इसके कोष बनाते हैं। देखो, पहला कोष क्या हो जाएगा? K, दूसरा कोष L, तीसरा कोष M, चौथा कोष N, पांचवा कोष O। अब इसमें 40 इलेक्ट्रॉन भरो बेटा। K में 1s, L में 2s, 2p, M में 3s, 3p, 3d, N में 4s, 4p, 4d, 4f, और O वाले में 5s भी आ जाएगा, 5p आ जाएगा, 5d आ जाएगा और 5f आ जाएगा। याद है ना ये? अब 40 इलेक्ट्रॉन भरो जिरकोनियम में। कैसे भरेंगे बताओ? 1s में 2, 2s में 2, 2p6, 3s2, 3p 6, 18 हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन गए 4s में 20, 10 इलेक्ट्रॉन आया 3d में 30। 3d के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? 4p में 6, 36, और 2 इलेक्ट्रॉन 5s में 38, और 2 इलेक्ट्रॉन लौट के आए 4d में 40। बताओ जिरकोनियम में बेटा कितने कोष हैं? 5। 1 2 3 4 5। जिरकोनियम में कितना कोष? 5। जिरकोनियम में कोषों की संख्या हो गई है 5, और नाभिक में प्रोटॉन है 40। अब बनाते हैं हाफ नियम को। ये जिरकोनियम के नीचे वाले को बनाते हैं, हाफ नियम को बनाते हैं। तो आप देखोगे हाफ नियम में कोष की संख्या आएगी 6, और रूल ये कहता है जिसमें ज्यादा कोष उसका आकार बड़ा। तो हाफ नियम बनाते हैं तो बात क्लियर हो जाएगी। हाफ नियम में 72। हाफ नियम में कितने इलेक्ट्रॉन? 72। 72 बनाओ जल्दी से। ये हाफ नियम का नाभिक, इसमें मिलेंगे बेटा 72 प्रोटॉन, और कोष बनाओगे तो ये पहला K, दूसरा L, तीसरा M, चौथा कोष N, पांचवा O और छठवां P। अब 72 इलेक्ट्रॉन भरना है। 72 प्रोटॉन भरो HF 72 में भरो। 72 प्रोटॉन नाभिक में आ गया। अब 72 इलेक्ट्रॉन भरो। K में 1s, L में 2s और 2p, यहाँ पे 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f तो होता नहीं। अब 72 इलेक्ट्रॉन इनमें भरो। कैसे भरोगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बेटा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, फिर 5s2, 3d के बाद 4p6, 4p के बाद 5s2, 36 2 39, और 4d 38 10 48। 4d के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? 5p में। तो 6 54 भर गए, 72 करने हैं। तो 5p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है बेटा? 6s में, 6s2, तो 56 हो गया। 56 6s के बाद इलेक्ट्रॉन लौट के बेटा आता है 4f में। कहाँ आता है? 4f में। तो 6s के बाद 14 इलेक्ट्रॉन 4f में आएंगे, तो ये हो गया 56 14 70, और 4f के बाद 2 इलेक्ट्रॉन 5d में रहेगा 72। कितना हो गया? 72। अब ध्यान से देखो, अब आप अगर कोष के द्वारा तुलना करोगे, तुरंत तुम कहोगे इसमें कितने कोष? 1 2 3 4 5। इसमें कितने कोष? 1 2 3 4 5 6। तो तुम बोलोगे कि इसमें तो भाई ज्यादा कोष है, तो इसका आकार बड़ा होना चाहिए। हाफ नियम का आकार बड़ा होना चाहिए, जिरकोनियम का आकार छोटा होना चाहिए, लेकिन ये दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब ये हुआ, कुछ ऐसा हुआ, हाफ नियम सिकुड़ करके, हाफ नियम का आकार सिकुड़ करके इसके जिरकोनियम के बराबर हो गया। घटा नहीं, बराबर हो गया। जैसे देखो, कोष इसमें 7 है, इसमें 6 है, सॉरी, और इसमें कितने हैं? 5। तो कहीं ना कहीं अगर जिरकोनियम और हाफ नियम बराबर हो गए हैं, तो ये सिकुड़ करके इसका बाहर वाला कोष बताओ, P वाला कोष O के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? अरे P वाला कोष सिकुड़ के O के बराबर आ गया है, तभी तो दोनों आकार में बराबर हो गए हैं। अब क्वेश्चन ये है, ऐसा क्यों हो गया? जबकि साधारणता तो ये चलता है कि कोष ज्यादा हो तो आकार बड़ा, और कोष कम हो तो आकार छोटा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हाफ नियम के 4f में 14 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। 4f में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? और ये वही 14 इलेक्ट्रॉन है जो लैंथेनम और हाफ नियम के बीच बने हैं, 4f वाले लैंथेनॉइड एलिमेंट्स। तो आप देखो, अब आपको पता है कि f में 14 इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे तो नाभिक में 14 प्रोटॉन बढ़ेंगे, क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होती है, बराबर होती है। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही तो प्रोटॉन होता है। तो अगर 4f में 14 इलेक्ट्रॉन भरे तो इन 14 इलेक्ट्रॉनों के कारण 14 प्रोटॉन भी तो नाभिक में बढ़ेंगे। और हमने पढ़ा था
कि F उपकोष के ऑर्बिटलों का परिरक्षण प्रभाव बहुत दुर्बल होता है, परिरक्षण प्रभाव बहुत दुर्बल होता है। यानी ये 14 इलेक्ट्रॉन जो 4f में भरे हैं ये नाभिक का रास्ता नहीं रोक पाएंगे। ऐसे देखने में लग रहा है कि वहां तो बहुत इलेक्ट्रॉन भरेगा, अब नाभिक कैसे बाहर वाले को खींच पाएगा, नाभिक की सारी ताकत तो अंदर वालों को खींचने में खर्च हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 14 इलेक्ट्रॉन ये एकदम बकवास है, ये नाभिक का रास्ता रोकने में असमर्थ है। इनका परिरक्षण प्रभाव यानी शील्डिंग करने की क्षमता इनकी ना के बराबर होती है। देखो सबसे ज्यादा नाभिक के रास्ते में बैरियर लगाता है बेटा S वाला उपकोष, फिर P वाला उपकोष, फिर D वाला उपकोष, तो सबसे कम F वाला उपकोष। ये होता है आपका शील्डिंग ऑर्डर। क्या होता है? शील्डिंग ऑर्डर, परिरक्षण प्रभाव का क्रम। यानी नाभिक का रास्ता सबसे ज्यादा कौन सा ऑर्बिटल रोकता है? S वाला, और फिर उससे कम P, फिर D, फिर F। तो F वाला नाभिक का रास्ता रोकने में असमर्थ है। यानी ये जो 14 इलेक्ट्रॉन 4f में भरे हैं ये नाभिक का रास्ता नहीं रोक पाएंगे, और इनके कारण नाभिक में 14 प्रोटॉन बढ़ गए। अब होगा क्या? अब वो प्रोटॉन क्या करेंगे? 6s वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींच लेंगे अपनी ओर, क्योंकि ये 14 तो निकम्मे हैं। जैसे मान लो दो गुटों में लड़ाई करवाई जाए, दो गुट बनाए जाए, उनमें जो है लड़ाई करवानी हो, और मान लो हम लड़ाई करवाने वाला, तो हम क्या करें? ग्रुप ए का, जैसे मान लो दो ग्रुप है, एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है, और दोनों में हमें लड़ाई करवानी है। और मैंने क्या किए? ए को मैंने पहले 100 सैनिक दे दिए, 100 सैनिक ए को दे दिए और 100 सैनिक मैंने बी को दे दिए। हमने कहा लड़ो लड़ो, तो ए और बी ने कहा मजा नहीं आएगा, 14 सैनिक और दे दो, एक से 14 सैनिक लेके लड़ा। तो मैंने क्या किया? ए वाले को जो, जैसे ये देखो, ये जो 100 सैनिक जो शुरू में दिए गए थे ये एकदम बराबरी वाले थे, एकदम जितना पावरफुल लेते 100 सैनिक उतने पावरफुल इसके 100 सैनिक, यानी बराबर की टक्कर थी। लेकिन जब बाद में 14 मांगा था तो मैंने क्या किया? ए को जो है, ए को जो 14 सैनिक दिए वो मैंने दे दिए एकदम 5 साल वाले बच्चे, 5 साल वाले बच्चे दे दिए। और मैंने बी को जो एक्स्ट्रा 14 सैनिक दिए वो मैंने दे दिए 25 से 30 साल के हट्टे कट्टे नौजवान। तो बताओ कौन ज्यादा प्रभावी हो जाएगा? अरे बी वाला ज्यादा प्रभावी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सेम वही चीज यहाँ है कि ये 14 सैनिक जो यहाँ पे आए हैं ये निकम्मे बच्चे हैं, बच्चे, और इनके कारण नाभिक में 14 प्रोटॉन भी आ गए। अब बताओ प्रोटॉन ज्यादा प्रभावी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या ये 14 ये जो 14 इलेक्ट्रॉन है, क्या ये 14 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन का सामना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जिसके कारण इन 14 के कारण नाभिक में जो 14 प्रोटॉन आए हैं वो अब इनको तो तुरंत हरा देंगे, और इन 14 की वजह से नाभिक के अंदर 14 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गए, जो अब बाहर वाले s इलेक्ट्रॉन को कस के खींच लेंगे और इसके आकार को सिकोड़ के जिरकोनियम के बराबर कर देंगे। तो इसीलिए हाफनियम और जिरकोनियम का परमाणु आकार बराबर हो जाएगा, और आकार में ये जो कमी आएगी, हाफनियम के आकार में जो कमी आई है ये 14 लैंथेनॉइड तत्वों के कारण आई है, 4f14 के कारण आई है। इसीलिए इसको हमने बोला लैंथेनॉइड संकुचन। क्या बोला? लैंथेनॉइड संकुचन, लैंथेनॉइड संकुचन। अब देखो ध्यान से, एक तरीका और देता हूं तुमको, इतना कहानी अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो सिंपली तुम करोगे क्या पेपर में? अगर लैंथेनॉइड संकुचन आता है तो सिंपली बात बोलोगे डी ब्लॉक के तत्वों के परमाणु आकार में लैंथेनॉइड तत्वों के कारण जो कमी आती है उसे लैंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। उदाहरण के लिए जिरकोनियम और हाफनियम के परमाणु आकार बराबर होते हैं, इसका कारण लैंथेनॉइड संकुचन है। इतना लिखो और ये बनाओ और ये बनाओ, आगे बढ़ो, बस। बहुत बवाल मचाने की जरूरत पेपर में नहीं है। ये जरूर बना के आइए ये दोस्तों, ये देखते ही एग्जामिनर तुमको नंबर दे देगा। तू खाली लैंथेनॉइड संकुचन में जिरकोनियम और हाफनियम के चर्चा कर दियो तो एग्जामिनर जान जाएगा कि तुमने पढ़ा है। देखो जो एग्जामिनर चेक करने वाला होता है, कॉपी चेक करने वाला, वो केवल तुम्हारी मेंटेलिटी पढ़ना चाहता है कि तुमने ये टॉपिक पढ़ा कि नहीं पढ़ा। जैसे तुम मान लो तुमको लैंथेनॉइड संकुचन की परिभाषा भूल गई, कहा रहा, लेकिन तुम अगर जिरकोनियम का ये साइज और हाफनियम का साइज बना देते हो और नीचे हमें लिख दो, इसको बनाओ, इसको बनाओ और इसे लिख दो ZR बराबर HF, बस इतना देखते ही नंबर दे देगा एग्जामिनर तुमको। तुमने एक भी लाइन नहीं लिखी लैंथेनॉइड संकुचन के बारे में, लेकिन तुम्हारे ये दोनों डायग्राम इस बात को समझा दे रहे हैं कि तुमने लैंथेनॉइड संकुचन पढ़ा है। अगर तुमने पढ़ा नहीं है तो तुम ये बना ही नहीं पाओगे कभी, समझे बात को? तो पेपर में लैंथेनॉइड संकुचन अगर आता है तो आपको ये दोनों जरूर बनाने हैं।
जिरकोनियम और हाफनियम का साइज पेपर में बना के आना है और कारण बता देना है कि इसका परिरक्षण प्रभाव बड़ा दुर्बल है, जिसके कारण यहाँ पे नाभिक में 14 प्रोटॉन जो एक्स्ट्रा आ गए, उन्होंने 6s के इलेक्ट्रॉन्स को कस के खींचा और ये सिकुड़ करके हाफनियम जिरकोनियम के बराबर आ गया, और इसी को हमने बोला लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड संकुचन। बताओ कोई दिक्कत है? तो ये लैंथेनॉइड संकुचन होता है। ठीक।